हारून साहब, क्या प्रॉब्लम है टीम पाकिस्तान के साथ? हमारे अगेंस्ट कोई भी टीम आती है, एक रूकी टीम भी आती है, एक लेस एक्सपीरियंस टीम भी आती है, तो ऐसा लगता है कि हम उनकी ट्रेनिंग के लिए हैं। सिर्फ वो आते हैं, हमारे ऊपर ट्रेन करते हैं और बड़े बड़े फिर कॉन्ट्रैक्ट लेके दूसरी लीग्स में जाके खेलते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। आपने जो भी अपने इंट्रो में और बहुत सारी चीजें जो क्रिकेट के बारे में कही वो है। ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे यहाँ के जो फैंस हैं वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट हैं और वो ये नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की टीम मुसलसल शिकस्त से दो चार। दूसरी तरफ में अगर आपको ये भी बताऊं कि मैं अगर आपने जैसे कहा कि इसके रीजंस क्या है, तो भी आपको मैं पिछले 1 से 1.5 साल के ही अगर मैं आपको पीछे टेन्योर दिखाऊं जो भी इस वक्त सिलसिला चल रहा है, तो ऑलरेडी 3 से 4 चेयरमैन जो है वो चेंज हो चुके हैं। और अगर मैं अपने टेन्योर की बात करूं, जो कि मैंने 2007 से मैंने काम करना शुरू किया था पीसीबी से, सो वहां मैंने तकरीबन 9 चेयरमैन के साथ काम किया था। मसला यही होता है कि जो भी चेयरमैन आते हैं वो सिर्फ अपनी जो सामने चीजें हैं उसी को देखते हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का मसला है वो ये है कि हमें अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर जहाँ काम करना है, जहाँ से जो बुनियाद पड़ती है, जहाँ से प्लेयर्स आते हैं, उसकी तरफ कोई भी तवज्जो इसलिए नहीं देता कि उन जितने भी चेयरमैन आते हैं उनको पता है कि यार 2 से 3 साल के लिए, या हो सकता है उससे पहले ही हम चले जाएं। उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, चेयरमैन चेंज होते हैं, लेकिन जब तक कंटिन्यूड पॉलिसीज नहीं होंगी, जब तक तो उस वक्त तक आपके रिजल्ट्स नहीं आ सकते। तो जो भी चेयरमैन आता है या जो भी चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी आता है या जो भी कैप्टन पाकिस्तान टीम बनता है, उसके तमाम का तमाम फोकस सिर्फ करंट टीम के ऊपर है, चाहे वो पाकिस्तान की मेल टीम हो चाहे पाकिस्तान की फीमेल टीम। और उनका कोशिश भी सिर्फ यही होती है कि टीम किसी तरह जीतती रहे, क्योंकि जब तक जीतती रहेगी तो मीडिया खामोश रहेगा। इसलिए कि मीडिया तो सिर्फ इंतजार इसलिए कर रहा होता है कि टीम हारे तो ताकि हम उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू कर दें। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान की टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म का बाजार जो है वो गर्म नहीं हो। सो मेरे अपने नजदीक इनफैक्ट जो रियल सेंस में काम करना है, लेकिन आपके पास जो ये मैच है ना इस वक्त पाकिस्तान की करंट टीम का, इसके बाद आप मुझे बता दें कि आपके पास क्या पीछे बैकअप में आपके पास कोई प्लेयर्स मौजूद है जो कि आगे बाबर आजम की जगह लेंगे, या फॉर दैट मैटर शादाब खान की जगह लेंगे, या नसीम शाह की, या देखिए ना वापस आप पुरानों को वापस बुला लेते हैं ना। आपने हामिद को बुला लिया वापस, यू नेवर नो, थोड़ी देर के बाद जो पैनिक बटन बजे और वो कहेंगे नहीं जी शोएब मलिक को भी बुला लें। सो इनफैक्ट जो आपका करंट सिस्टम जो है, अगर वो प्लेयर्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो बैकअप आएगा नहीं, चाहे जितने मर्जी आप रोटेशन पॉलिसीज ले आए। क्योंकि मुझे बदकिस्मती से इतना अरसा काम करके मुझे इन डेप्थ नॉलेज है कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसको कोई भी एड्रेस करने की कोशिश नहीं करता। इसलिए कोई स्टेक होल्डर्स इतने स्ट्रांग है कि आपको टच ही नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेक होल्डर्स इतने स्ट्रांग हैं कि आप उनको टच नहीं कर सकते, और यहीं पर पाकिस्तान टीम भी इतने मजबूत हैं कि आप उनको भी हाथ नहीं लगा सकते। बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो जाता है। इस मसले पर भी सवेरा बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है एक वक्फा ले लें। बिल्कुल जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ऐसी क्या स्ट्रेंथ है इन प्लेयर्स के पास कि इतने सारे कोचेस जो हैं वो चले गए, वो छोड़ गए, ये प्लेयर्स वहीं पे हैं, मगर परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं आ रही जितना हम एक लॉन्गर रन में एक्सपेक्ट करते हैं। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कौन किसको टच कर सकता है, किसको नहीं टच कर सकता, मुश्किलात कितनी हैं कि जैसा कि भी ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे ना हारून रशीद साहब कि स्टेक होल्डर्स जो है ना वो बड़े मुश्किल हो जाता है उनके साथ मामलात को तय करना देखना। लेकिन यहाँ पर जो रोटेशन पॉलिसी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, ये जो इस वक्त जिसको मुतारिफ़ करवाया गया है, इसमें भी लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको छेड़ा नहीं जा सकता। हारून साहब, आपको तो बड़े गहरे तरीके से इसके बारे में इल्म होगा। देखिए, आप इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है, देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीबी का, उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ऑब्वियसली आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। अब दूसरा ये है कि जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रोल है उन स्टेक होल्डर्स का, उनको तो वो करने दिया नहीं जा रहा। आप मुझे ये बताएं कि जो आर्म्स है पीसीबी की जो एसोसिएशंस हैं, क्या वो सेल्फ रिलायंट हैं? वो नहीं है। फिर पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उन्होंने सारी क्रिकेट अपने इलाके की खुद चलानी है, पीसीबी उसको फंड करेगा। इस वक्त तो सिलसिला ये हो रहा है कि पीसीबी तमाम के तमाम मामला पिछले कुछ अरसे से जो है
ही चला रहा है। अब क्लब क्रिकेट भी पीसीबी कराता है, वो स्कूल क्रिकेट है तो वो भी पीसीबी कराता है। और अगर कॉलेज क्रिकेट जो भी शुरू किया, जो कि T20 का फॉर्मेट में क्रिकेट शुरू किया, मुझे तो समझ में नहीं आया इसके पीछे क्या ब्रेन वेव्स थी जिसके मुताबिक ये टूर्नामेंट शुरू कराए गए। तो जब तक आप एम्पावर नहीं करेंगे अपने अपने उन एसोसिएशंस को जिनका रोल है कि उन्होंने अपने इलाके में क्रिकेट को बेहतर करना है, वहां से लड़के क्लब खेल के जब ऊपर आएंगे तो आपको वहाँ फूट बनेगा। तो फिलहाल ऊपर जो आपके पास 20 से 25 लड़के हैं उनके गिर्द आप घूम रहे हैं और उसी के गिर्द आप घूमते रहेंगे। घूम फिर के वही मोहम्मद आमिर वापस आएंगे, घूम फिर के फिर मोहम्मद शोएब मलिक दोबारा कहीं आपको आते हुए नजर ना आ जाए। सो मेरे अपने नजदीक जब तक दूरदर्श पॉलिसीज नहीं बनेगी, हम इन स्टेक होल्डर्स को सेल्फ रिलायंट नहीं करेंगे, इनको एम्पावर नहीं करेंगे, तो आपके इश्यूज रहेंगे। देखिए, हम तो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जब भी उतरेगी मैदान में वो जीत के ही आएगी। भाई आप ये भी तो देखें कि दूसरी दुनिया की जो टीमें हैं वो भी तो आपसे खेलने के लिए आई हैं, तो जीतने के लिए आई ना, वो हारने के लिए तो नहीं आई। ठीक है, तो बहुत बड़े कंट्रास्टिंग अगर आप देख लें, PSL को देख लें और IPL को देख लें। IPL में इस वक्त तमाम वो प्लेयर्स दुनिया के खेल रहे हैं जिन्होंने आपने वर्ल्ड कप में एक दूसरे के खिलाफ खेला। फिर अगर आज जो PSL देखते हैं तो PSL में वो प्लेयर्स खेल रहे थे जिन्होंने वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं होना, सिवाय पाकिस्तानी उन प्लेयर्स के जो आपके इस वक्त मेन प्लेयर्स। सो कॉन्ट्रास्ट का फर्क तो देख लेना। जो इस वक्त स्ट्राइक रेट 200, 250, 180, 190 का जो आपको IPL में नजर आ रहा है, आपका जो इस वक्त स्ट्राइक रेट है मिडिल ओवर्स में सबसे कम है, सेकंड बेस्ट है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान नीचे से नंबर 2 है, 7.103 जो है वो अफगानिस्तान का और 7.30 वो पाकिस्तान का। फिर है ऑस्ट्रेलिया जो टॉप पे है उसका 8 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे ही। सो आप खुद सोचें कि जब तक आप ये मैच नहीं करेंगे आप दूसरी टीमों के खिलाफ, तो आप कैसे मैचेस जीतेंगे? बट हारून साहब, मुझे एक बात नहीं समझ आती ना, ये स्ट्राइक रेट की डिबेट ये नई तो नहीं है। ये स्ट्राइक रेट की डिबेट हम पिछले कोई 3 साल तो मुझे लगता है ऐसा हो गया है कि हम 2-3 साल से ये स्ट्राइक रेट की डिबेट हम मुसलसल बात कर रहे हैं। ब्रैडबर्न आते हैं, ब्रैडबर्न कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान वे से खेलेंगे, एक पाकिस्तान वे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये स्ट्राइक रेट की डिबेट टेस्ट फॉर्मेट में हमें श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम जो है वो तेज खेलता हुआ दिखती है और एकदम से ऐसा लगता है कि शायद ये पाकिस्तान वे जो है ना, ये हम कोई बेसबॉल टाइप की चीज नहीं निकाल के लेकर आए हैं और अब हमें स्ट्राइक रेट पे काम होगा। बिकॉज बहुत क्लैरिटी में ब्रैडबर्न ये कहते हैं कि नहीं जी जो फॉलो नहीं करेगा इस चीज को वो टीम का हिस्सा नहीं रह सकता। बट वो चले जाते हैं, ये लड़के वही हैं और वही स्ट्राइक रेट की डिबेट वही रुकी हुई है। कल के मैच में चेंजेस हुई, रोटेशन हुई, बॉलर्स ने नहीं हराया, कल बैटर्स ने हराया। अफसोस इस बात का है, बॉलर्स की वजह से हार जाते ना तो आप कहते ठीक है आपने अपने मेन स्ट्राइक बॉलर्स को बिठाया हुआ था, शाहीन और नसीम नहीं खेले थे, हम तो बैटिंग की वजह से हारे हैं कल। देखिए, नहीं आप सिर्फ बैटिंग को ना करें ना, आप मुझे ये बताइए कि आपकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड क्या है। देखिए, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आपको तमाम चीजें जो आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, एक्चुअली जो भी ब्रैडबर्न हो गए या जितने भी ऐसे कोचेज आते हैं, ये सब डिपेंड करता है। अगर आपकी बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस बनी है तो उसमें आप 190, 180, 200 रन तो देखेंगे ही, इररिस्पेक्टिव आपके पास जो मर्जी बॉलर्स। इस वक्त मिचेल स्टार्क का क्या हाल हो रहा है वहां, इस वक्त कमिंस का वहां क्या हाल हो रहा है IPL में, आप देखें तो सही। 30 रन पड़ रहे हैं बिकॉज पिचेस की नेचर ऐसी है कि बॉलर के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए आपके स्ट्राइक रेट की अहमियत बढ़ती है। तो ऑन गुड बैटिंग पिचेस आपके बैटर्स को हर किस्म के बॉलिंग का मुकाबला करना आना चाहिए। वेयरएज पाकिस्तान का इशू ये है कि पाकिस्तान के पास 2 ओपनर्स ऐसे हैं कि जो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। बाबर और रिजवान नीचे आके बैटिंग ही नहीं करना चाहते, वो कहते हैं हम ऊपर के टॉप नंबर पे बैटिंग करें, वो तो आसान है ना। करना नहीं चाहते ये कैसे? मुझे जरा अपने थोड़े से टाइम पे जरा वापस जाएं। करना नहीं चाहते तो ये किसी के मोहल्ले की टीम तो नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। दे रिप्रेजेंटिंग अ नेशन, अ कंट्री। वो चाहते नहीं है, उनके चाहने से अगर चलने लगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ताला लगा दे और उनके चाहने से करने दो जो चाह रहे हैं। नहीं आप समझ, देखिए सवेरा आपको समझने की जरूरत ये भी है कि डोमिनेंट फोर्सेस कौन होती हैं। आप उठा के देख लें कि जो भी टॉप पोजीशन पे होते हैं कैप्टन्स, डेफिनेटली उनका जोर ज्यादा होता है। जितनी मर्जी आप पीछे चले जाएं, हमेशा कैप्टन अपनी मर्जी से सारी चीजें कर रहा होता है। वाइस कैप्टन उसके साथ भी उसका कोर ग्रुप होता है, वो उसको साथ रहते वो उनके साथ चलते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या शादाब खान एज ए बैटर खेल सकता है टीम में? वो नहीं खेल सकता। वो आपके 4 नंबर पे जाता है इसलिए कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो थिंक टैंक जो बैठी हुई है, जो स्टैट्स को लेके चल रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि बाबर का जो शादाब का इम्पैक्ट है वो नंबर 4 पे सबसे बेहतर है।
भाई वो एक मैच में 2 मैच में होगा ना, हर वक्त तो नहीं है। कल भी तो गए थे नंबर 4 पे, क्या किया उन्होंने? देखिए जो रोल है बैटर्स का वो उनको निभाना चाहिए। नीचे लेवल के ऊपर आप देखेंगे कितनी रीशफलिंग हो रही है। आप अभी आमिर जमाल को आपने इंग्लैंड में जाने दिया, वो आपके केस का मतलब है आपकी स्कीम का हिस्सा नहीं है ना। आपने इतना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, आपने मोहम्मद वसीम पे इतना इन्वेस्ट किया, आपने जो भी आपके बैटर्स जिन्होंने साहिबजादा फरहान को आपने ट्राई नहीं किया, आपके पास बहुत सारे ऐसे बैट्समैन थे जिनको आप ट्राई कर सकते थे। आपने उस्मान खान को 7 इनिंग्स के ऊपर जो उन्होंने अभी तक T20 खेली नहीं है, PSL में उन्होंने अच्छा करके आपने उनको पाकिस्तान की टीम में डाल दिया और उसने बेवकूफ ने अपना मुस्तकबिल खतरे में डाल के पाकिस्तान के लिए खेलने की हामी भर, यानी अब वो जोई से नहीं खेल सकता। सो मेरे अपने नजदीक जहाँ इश्यूज हैं वो ये है कि क्योंकि फ्रीक्वेंट चेंजेस आती हैं, कैप्टन आप देखें ना, शाहीन आफरीदी एक सीरीज के बाद वो कप्तानी से ड्रॉप हो गया इसलिए वो सीरीज अच्छी नहीं गई और वो थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। सो इस तरह के नी जर्व डिसीजन से आप मुझे बताएं कि टीमें सेटल होती हैं? वो नहीं होती। हर कैप्टन आके अपने अंदाज में सोचता है कि मैंने इसको टीम को कैसे लेके चलना है, इसलिए कि वो मेरे अपने नजदीक दुनिया भर में यही हो रहा है। आप देखेंगे टॉप जो बैटर्स हैं वो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे होते हैं, कोहली वो ओपन कर रहा है, दूसरे और तमाम ऐसे प्लेयर्स आपको दुनिया में नजर आएंगे वो भी ओपन कर रहे होते हैं। सो लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी टीमों को ठीक करते हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है दुनिया की तमाम। हारून साहब, ये जैसे आपने कहा कि बाबर आजम और वो नीचे खेलना नहीं चाहते हैं, चलें वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कह सकते हैं कि हमने ऊपर वाले ओवर्स ठीक खेल लिए। जब नंबर 4, 5, 6 के बल्लेबाज अगर आपने तैयार करने हैं, जो कि आपने हवाला भी दिया कि पाकिस्तान उस जगह पर स्ट्राइक रेट के एतबार से नीचे से दूसरे नंबर पर है, तो ये नंबर 4, 5, 6 के लिए तैयार किसने करना था? ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्यों नहीं हुए हैं? देखिए हाफिज, इसमें ये देखो ना, अब मैं आपको ये देखें ना, आप जो रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या रोटेशन ये नहीं हो सकती कि जिन ओपनर्स को आप नीचे भेज रहे हैं, जिन ओपनर्स को आप आप फखर जमान को नीचे भेज रहे हैं, आप और बाकी जो ओपनर्स हैं, जिन उस्मान खान को आप नीचे भेज रहे हैं, तो आप ये भी तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ना यार। लेट देम गो एंड प्ले एज एन ओपनर। हम थोड़ा नीचे आके देखते हैं कि क्या हम वो 4-5 में जो में खला महसूस हो रहा है, क्या हम उसको फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई आप की प्लेयर्स हो ना, आप की बैटर्स हो, दुनिया आपके बैटिंग को मानती है। तो जब आप फर्स्ट 6 ओवर में अगर आप कुछ कर सकते हो, तो आप नीचे आकर भी तो कर सकते हो ना। अपने आप को ऑलराउंड एबिलिटी वाला प्लेयर बनाओ ना। मेरे अपने नजदीक एक्सपेरिमेंट्स ये होने चाहिए कि जो आप ओपनर्स को नीचे भेज रहे हैं। हारून साहब, इजी सेड देन डन। मतलब हम जो प्लेयर्स इनसिक्योरिटी की बात करते हैं, ये प्लेयर्स इनसिक्योरिटी की बात तो सदियों से चलती आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। प्लेयर्स इतने इनसिक्योर होते हैं, रिजवान अपनी इंजरी छुपाते रहे और बैठे नहीं, मैचेस खेलते रहे, तो आप कह रहे हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे? हफीज को 2 महीने लगे बाबर को कन्वेंस करने के लिए कि नीचे खेल लो आके, रिजवान को तो वो कन्वेंस ही नहीं कर पाए क्योंकि नहीं। तो आप कह रहे हैं कि वो छोड़ के अपनी जगह खुद कहेंगे कि आओ ऊपर कोई और करे? इसीलिए सवेरा अभी जो आपने थोड़ी देर पहले ही बात की, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आपके ज़हन में नहीं है ना। आपके पास सिर्फ जाती और इंडिविजुअली सारी चीजें हैं कि यार मैं ऊपर रहूंगा, मैं अगर 5 से 10 ओवर खेल लेता हूं तो कम से कम मैं 40-50 तो कर ही जाऊंगा ना। चाहे वो मैं 30 बॉलों में करूं, 35 बॉलों में करूं, 40 बॉलों में करूं, क्योंकि ऊपर आपको पता है कि गैप्स मिल रहे होते हैं। 6 ओवर्स में आपके पास 2 फील्डर्स बाहर होते हैं, आपको रन्स भी मिल जाते हैं। सो रियल सेंस में जरूरत क्या है, अगर अब मैं अच्छा टॉप का प्लेयर हूं तो मैं नीचे आके भी तो जिताने की कोशिश करूंगा ना पाकिस्तान की टीम। सो जो आप बात में माइंडसेट को चेंज करना ये है। हफीज ने अगर देखे ना, जैसे ही हफीज किया तो वो आ गए ना वापस ओपन बाबर। वो कन्विंस कर लिया था, पहले वो नंबर 3 जा रहे थे खेलने के लिए, अब जैसे ही हो गए वो फिर ओपन कर रहे हैं। उन्होंने रिजवान को कन्विंस कर लिया कि आप नीचे चले जाओ। रिजवान अब जो है वो नीचे आके बैटिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि हफीज की बात नहीं मानी गई, बाबर की मान ली गई, तो इसका ये फिर उसके साथ जुड़ती है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी को नहीं देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि मुझे कह कौन रहा है। रिजवान को भी वो नहीं, हाफिज यही तो वो चीज है ना। देखें मसला ये है कि आप देखेंगे थ्रू आउट, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान के कैप्टन्स ने हमेशा एक बड़ा असर्टिव रोल प्ले किया है। आप चाहे इंजमाम को ले लें, आप चाहे इमरान खान को ले लें, आप चाहे जिस मर्जी कैप्टन को ले लें, राशिद लतीफ को ले लें, जितने भी कैप्टन्स बने हैं ऑब्वियसली वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं ना कि यार मैं अपनी टीम को लेके इस तरह चलूं। लेकिन ये जरूर था कि यार कि ठीक है, हमारा जो रिकॉर्ड्स है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप एरा टू एरा अगर आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ विक्ट्रीज
वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस की कप्तानी भी जो है आप देखेंगे वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। अब 2 या 3 प्लेयर्स के अलावा जिनको मैं समझता हूँ कि जो बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रहे, उन्होंने टीम को भी देखा और अपना इंटरेस्ट। फिर यहाँ मैं फील कर रहा हूँ कि ये तो बैठ के मिलजुल के स्ट्रेटेजी बनाने वाली जरूरत होती है ना। आप कैप्टन को इतनी पावर्स दे देते हैं, अब आप मुझे बताएं ना, इस वक्त पावर किसके पास है? देयर इज नो चीफ सिलेक्टर। अब 7 बंदे हैं, उनमें डिसीजन कौन लेगा? जो उससे नजर आता है कि आपने कैप्टन को एम्पावर किया हुआ कि जी जो कैप्टन चाहेगा वो मिलेगा उसको। अगर चेयरमैन होता जो सिलेक्शन कमेटी का, तो आगे असर्ट करता, वो कहते नहीं, मैं फील करता हूँ ऐसा होना चाहिए। हारून भाई, कोच को सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? हम ये देखें, ये वो वाली बातें जो हमें पता है, हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का गैप भी पता है। हमें ये भी पता है कि जो PSL में सूरमा बने घूमते हैं, ये इस वक्त जब खेलते हैं तो ये अच्छा नहीं खेल पाते। ये इंटरनेशनल सिनेरियो में अभी जो लेस एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड साइड है, उनके बॉलर्स को फेस नहीं कर पा रहे। कल एक जो इस सीरीज में जिसने डेब्यू किया है रोरके, वो जिस तरह हमारे 3 बैटर्स को आउट कर देता है, जिसमें हमारे वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम भी है, जो कि अपनी गलती की वजह से आउट हुए। उस बॉल में कोई खास बात नहीं थी जिसकी वजह से वो आउट हुए। सोल्यूशन क्या है? एक आखिरी T20 रह गया इस टीम के अगेंस्ट, क्या यही टीम भी हमें हमारे घर में हरा के चली जाएगी? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉरवर्ड? इस बात के तो देखो इम्कानात हैं। मुझे फील होता है कि पाकिस्तान की टीम को जो भी आखिरी मैच है वो जीतना चाहिए, इसमें तो कोई इशू नहीं। क्योंकि पाकिस्तान के, देखिए आपने एक्सपीरियंस का जिक्र किया, आपने जो जिक्र किया, आप मुझे बताएं कि जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आए हैं उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, लेकिन उनको जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है या उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें तमाम टॉप प्लेयर्स के खिलाफ खेल रहे होते हैं वो, इसीलिए तो इस टीम में शामिल हुए हैं। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारा जो कैलेंडर इस तरह का बनाते हैं, आप मुझे बताइए पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स साल में कितने डोमेस्टिक के कॉम्पिटिशंस खेलते हैं सिवाय T20, वो भी PSL जी। आपकी तमाम प्लेयर्स बाहर की लीग्स खेल रहे होते हैं और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ चल रही होती है। अभी भी अगर आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ एक विंडो दे दी हुई है कि भी IPL में अपने प्लेयर्स को छोड़ देंगे। आप देखेंगे जिसको वापस बुलाना चाहते हो वापस बुला लेते हैं, और बाकी ऐसे प्लेयर्स हैं जो खुद छोड़ के चले जाते हैं। मिचेल मार्श छोड़ के चले गए, दूसरे वो मैक्सवेल छोड़ के चले गए कि नहीं यार मैंने वर्ल्ड कप पे कंसंट्रेट करना है। दिस इज वेयर नेशनलिज्म जो है वो सामने आता है कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना। सो ये माइंडसेट चेंज सिर्फ जब तक कोर टीम नहीं बनेगी, जिसमें चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, जिसमें कैप्टन, जिसमें PCB का चेयरमैन, और ये सारे एक पेज पे नहीं होंगे कि हमने इस टीम को लेके चलना कैसे है और हमने कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे हम टीम को, यानी हारून साहब, ये तो मुझे लगता है एक बहुत लंबा और तवील सफर है। शॉर्ट टर्म में हम किस तरह इस पे जो है वो कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म क्या प्लान बनाएंगे कि हम वर्ल्ड T20 में कुछ बेहतर कर सकें, कुछ समझ नहीं आता। बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया है एंड अभी तक जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं टीम पाकिस्तान के लिए। लेट्स सी के आखिरी T20 किस तरह खेलते हैं। यहाँ सवेरा और हाफिज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।